अपने एसएसटी की क्लास में फर्स्ट लेसन तो अपने पढ़ लिया था, भारत की स्थिति और उसका आकार क्या है, उसका कितना क्षेत्रफल है, भारत कौन से महाद्वीप में कौन से गोलार्ध में स्थित है, उसका अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार कितना है, ये सारी चीजें अपन ने पढ़ ली थी। अब अपन भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ रहे हैं। भौतिक स्वरूप का क्या मतलब है कि भारत जो है अपना वो किस किस प्रकार की यहाँ स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। अब आप जैसे एक बार सोच के देखो कि आप किस क्षेत्र में रहते हो। जैसे अपन यहाँ राजस्थान के निवासी हैं और राजस्थान के भी अपन झुंझुनू अपना आधा भाग है वो मरुस्थलीय क्षेत्र में आता है। तो मरुस्थलीय क्षेत्र एक स्थलाकृति होगी ना, मरुस्थलीय एक स्थलाकृति होगी। अब जैसे अपन इधर जैसे झुंझुनू में ऐसे अपनी ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो भी गुजरती है, कुछ भाग झुंझुनू में उसका आता है, तो वो हो गई पर्वतीय क्षेत्र। अब कहीं कहीं पर जैसे सिंचित क्षेत्र है या समतल भूभाग पाया जाता है वो हो जाएगा मैदानी क्षेत्र। ठीक है, किस किस प्रकार के कहीं पर पठार पाए जाते हैं तो वो हो जाएगा पठारी क्षेत्र। तो इस प्रकार की अनेक प्रकार की स्थलाकृतियां होती हैं और वो अपने भारत में भी पाई जाती हैं। अब अपन को इनका अध्ययन करना है कि भारत में कौन कौन सी स्थलाकृतियां पाई जाती हैं और उनका क्या क्या उपयोग है, क्या क्या अपने पे ये असर है। अब देखो आपके इसमें लेसन में दे रखा है भारत का भौतिक स्वरूप में कि भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भौतिक विभिन्नताओं से मतलब वहां पर अनेक प्रकार के, जैसे कहीं पर मरुस्थल है, कहीं पर पर्वत है, कहीं पर मैदान है, कहीं पर पठार है, कहीं पे आपको द्वीप मिल जाएंगे। ठीक है, यह भी एक स्थलाकृति हो जाती है। द्वीप अपने पिछले लेसन में पढ़े थे ना, अपने दक्षिणी भाग में जैसे एक तरफ है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, तो बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और अरब सागर में लक्षद्वीप समूह। तो ये द्वीपीय क्षेत्र तो हो गए। अब है भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता था, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित कर दिया है। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल ही में बनी स्थलाकृतियां हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां एवं तेज बहने वाली नदियां हैं। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेप से बने हैं। प्रायद्वीप पठार आग्नेय एवं रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बनी हुई है। अब मुख्य भौगोलिक वितरण में कौन कौन से हैं अपन ये पढ़ लेते हैं। इनके नाम एक बार मैं पढ़ा के आपको समझा दूंगी कौन सी स्थलाकृति कहाँ पाई जाती है। आप पहले मुख्य भौगोलिक वितरण पढ़ लो। मुख्य भौगोलिक वितरण, इसमें कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती हैं। सबसे पहले है अपना पर्वतीय क्षेत्र। सबसे पहले हिमालय पर्वत श्रृंखला भी लिख सकते हैं क्योंकि उस पर्वतीय श्रृंखला का क्या नाम है अपने यहाँ हिमालय, हिमालय पर्वत श्रृंखला। दूसरा उसके नीचे आ जाता है उत्तरी भारत का, दूसरा है उत्तरी भारत का विशाल मैदान या उत्तरी मैदान भी लिख सकते हो आप, उत्तरी मैदान। उसके नीचे आता है पठारी भाग, प्रायद्वीपीय पठार। तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार। चौथा है भारतीय मरुस्थल। मरुस्थल मैंने बता दिया कि अपने पश्चिम उत्तर पश्चिम भाग में पाए जाते हैं। भारतीय
मरुस्थल। पांचवा है तटीय मैदान। और चौथा है द्वीप समूह। ठीक है, ये 6 भागों में मुख्यतः ये 6 स्थलाकृतियां यहाँ पाई जाती हैं। अब इनमें मैं एक बार आपको मैप बना के दिखा देती हूँ, जिससे कि आपको अलग अलग स्थलाकृति कहाँ कहाँ पे पाई जाती है रफली मैप बना रही हूँ मैं। ठीक है, ये रफली मैप बन गया अपना। भारत का दिख रहा होगा आपको, मैं थोड़ा डार्क कर देती हूँ ये। अब इसमें ये रफली मैप है, थोड़ा ऐसे ही बना है, लेकिन कोई बात नहीं, समझ आ जाएगा। ठीक है, अब इसके पड़ोसी देश और ये आपने पढ़े थे, तो ये इस प्रकार से ये भारत दिखता है। अब इसके उत्तरी भाग में हिमालय पर्वत, उत्तर से पूर्वी क्षेत्र में यहाँ यह हिमालय पर्वत फैला हुआ है चाप के आकार में। दक्षिणी भाग में यह प्रायद्वीपीय पठार, लिख भी देती हूँ मैं हिमालय पर्वत, जिससे आपके ध्यान रहे, क्योंकि मैप को जब तक नहीं समझोगे, जब तक ये लेसन समझ में नहीं आएगा। हिमालय पर्वत है। अब दक्षिणी भाग में है प्रायद्वीपीय पठार। अब इनके जो बीच में बच गया, बीच में जो बच गया यह मैदानी क्षेत्र है, उत्तरी मैदान। इधर यह मरुस्थल। ठीक है, अब कितनी स्थलाकृतियां होगी अपनी? हिमालय पर्वत 1 2 3 4 हो गए। अब पांचवा कौन सा है? तटीय मैदान। अब ये दोनों तट बच गए, यह पूर्वी तट है और यह पश्चिमी तट है। इन दोनों ही तटों का एक साथ अध्ययन करेंगे, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। तो ये दोनों जो बच गए, ये मैदानी क्षेत्र है, इसका अपन तटीय मैदान बोलते हैं, तटीय मैदान। ठीक है, अब कौन सा बच गया? द्वीप समूह। द्वीप समूह मैंने बताया था बंगाल की खाड़ी में यहाँ कौन से द्वीप हैं? अंडमान निकोबार और यहाँ पर लक्षद्वीप समूह। तो ये द्वीप समूह आ जाएंगे। अब एक बात आप मेरे को बताओ, जैसे मैंने यहाँ लिखा द्वीप, आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, और यहाँ लिखा प्रायद्वीप। तो ये क्यों लिखा है हमने? द्वीप और प्रायद्वीप में अंतर क्या होता है? आप में से कोई भी मेरे को बताओ, अगर आपको पता है तो मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि द्वीप, और क्योंकि अपन अगर ये भारत में ये पढ़ेंगे तो अपन को ये चीजें याद करनी जरूरी है, पता होना चाहिए, तभी समझ में आएगा, नहीं तो आपके नाम ही समझ नहीं आएगा। ठीक है, अब प्रायद्वीप वो होता है, एक बार मैं इनको मिटा देती हूँ। अब एक बार देख लो, प्रायद्वीप दो जैसे शब्द आएंगे। प्रायद्वीप वो होता है जो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ हो, तीन ओर से पानी से घिरा हुआ हो, घिरा हुआ हो।
उसे तो कहते हैं प्रायद्वीप। अब ये तीन ओर से किस प्रकार पानी से घिरा हुआ है? अब यहाँ है, मैंने जिस दिन भी तुम्हें बताया था पिछली क्लास जो ये अपनी फर्स्ट लेसन वाली, इसमें इधर तो है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी अपन ने जिस दिन पढ़ा था ना आपके इधर, एक बार मैं ये मिटा देती हूँ ताकि मैदान हो गया जिससे कंफ्यूजन नहीं हुआ। उधर बंगाल की खाड़ी है और ये इधर इस भाग में क्या है? अरब सागर, अरब सागर, और यहाँ यह श्रीलंका बना हुआ है और इसके नीचे है हिंद महासागर। अब यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, ये हो गया हिंद महासागर। अब सागर और महासागरों में पानी होता है तो ये तीन ओर से बने, 1 2 और 3 ओर से, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र, इसका पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको प्रायद्वीप कहते हैं। ये प्रायद्वीप आ गया आपके समझ में। दूसरा शब्द था द्वीप, कि द्वीप क्यों बोलते हैं? तो द्वीप का अर्थ है जो क्षेत्र चारों ओर से पानी से घिरा हुआ हो, पानी से घिरा हुआ हो उसे, ये नोट कर लेना आप जिससे कि याद रहे आपको, द्वीप कहते हैं। क्योंकि आगे बार-बार ये यूज होंगे, अगर आपको यही नहीं पता होगा कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं और द्वीप किसे कहते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो प्रायद्वीप तो उसे कहते हैं जो क्षेत्र तीन ओर से पानी से घिरा हुआ हो। तीन ओर मैंने अभी समझाया ना, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर, तीन ओर से पानी से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। और जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो उसे कहते हैं द्वीप। जैसे ये छोटे छोटे इधर है ना, यहाँ लक्षद्वीप और यहाँ है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं। जो भी क्षेत्र स्थलीय भाग, जो स्थलीय भाग, यहाँ क्षेत्र की बजाय स्थलीय भाग लिख दो, स्थलीय भाग तीन ओर से पानी से घिरा हुआ हो उसे तो क्या कहेंगे? प्रायद्वीप। और जो चार ओर से पानी से घिरा हुआ हो उसे क्या कहेंगे? द्वीप। ठीक है, अब द्वीप और प्रायद्वीप आपके समझ में आ गए। अब अपन ने पढ़ा था कि ये इसके 6 भाग पढ़ लिए। भौगोलिक वितरण में अपन इसकी जो भौतिक दशाएं हैं, इसकी जो स्थलाकृतियां हैं वो पढ़ेंगे। सबसे पहला है हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा है उत्तरी भारत का विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है तटीय क्षेत्र, पांचवा है मरुस्थल और छठा है द्वीप। अब इनका अध्ययन अपन अलग अलग करेंगे। तो सबसे पहला क्या है? हिमालय पर्वत श्रृंखला। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला का अध्ययन अपन अब अलग अलग करेंगे। इसका अध्ययन अपन कल करेंगे। तो आपको अब एक बात और, इससे पहले मैंने बताया था कि एक ये होगा, देख लो आप, कि सबसे प्राचीनतम भूखंड प्रायद्वीपीय भारत का सबसे प्राचीन भूखंड यह प्रायद्वीपीय पठार को माना जाता है। दक्षिणी जो ये भाग है ना, इसको माना जाता है, हमेशा से माना जाता था, क्योंकि यह एक स्थिर माना जाता था। लेकिन अनेक प्रकार के जो भूकंप इसमें अब आए हैं, इसको भी यह स्थिर भूखंड अब नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें अनेक प्रकार के, इसमें ये पहले क्या माना जाता था कि इस प्रकार की जो प्रायद्वीपीय पठार है ना, इसमें ये हलचलें नहीं होती हैं, जैसे भूकंप आना, ज्वालामुखी आना, ये नहीं होता है। लेकिन अब लगातार कई बार ऐसे भूकंप आए हैं भयंकर, तो इससे ये बात तो हो गई। लेकिन प्राचीनतम भूखंड, कई बार क्वेश्चन आ जाता है आपके कि प्राचीनतम, जैसे ये ऑप्शन दे देंगे हिमालय पर्वत मैदान या पठार या मरुस्थल, तो प्राचीनतम भूखंड कौन सा है? इसे गोंडवाना लैंड भी बोलते हैं। तो यह है प्रायद्वीपीय पठार। प्राचीनतम भूखंड कौन सा है भारत का? प्राचीनतम भूखंड कौन सा है भारत का? यह है प्रायद्वीपीय पठार।
पठार। और नवीनतम भूखंड, यह नवीन पर्वत मानते हैं इसको, हिमालय पर्वत है ना, यह नवीनतम श्रृंखला मानते हैं हिमालय पर्वत को। देखो अभी मैंने पढ़ा था ना कि इसको प्राचीनतम भूखंड, प्रायद्वीप पे पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता था, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित कर दिया। हिमालय उत्तरी मैदान हाल ही में बनी स्थलाकृतियां हैं, ये नवीन स्थलाकृतियां हैं, नई मतलब बाद में बनी हुई। हिमालय पर्वत और मैदान नवीनतम स्थलाकृतियां बनी हुई हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। अस्थिर का मतलब होता है कभी भी स्थिर नहीं है, इसमें अनेक घटनाएं हलचल होती रहती हैं। जैसे आपने पिछली क्लास में पढ़ा भी होगा, नहीं तो मैं एक क्लास अलग से पढ़ा दूंगी आपको कि विभिन्न प्रकार की शैल पृथ्वी अपनी विभिन्न प्रकार की प्लेटों से बनी हुई है। जो पूरी पृथ्वी है वो विभिन्न प्रकार की प्लेटों से बनी हुई है, और उन प्लेटों में हलचल होती है ना, तो इस प्रकार की ये स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। ये स्थलाकृतियां किस प्रकार से बनी, ये स्थलाकृतियां जैसे उन जो ये पृथ्वी को 6 मुख्य प्लेटों में बांट रखा है, और इसमें कुछ छोटी प्लेटें हैं, 7 बड़ी, कई बार 7 दिखा देते हैं, कई बार 6, क्योंकि उनके 2 के भाग अलग अलग है। तो ये विभिन्न प्रकार की प्लेटों से, पूरी पृथ्वी विभिन्न प्रकार की प्लेटों से बनी हुई मानते हैं ये भूगोलवेत्ता। और उनमें जब हलचल होती है, या तो प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं या प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं। अब सारी अभिसारी ये बल होते हैं, तो उसमें जो हलचलें होती है तो विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। जैसे कि अपन ने ये देखा है, ये तो पर्वत है, यहाँ मैदान है, यहाँ पठार है, तो ये क्यों है, यह प्लेटों की गति के कारण ये विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां बनती हैं। अब ये विभिन्न प्रकार की जो स्थलाकृतियां, कहीं पर पहाड़ बनते हैं, कहीं पर जैसे पठार बनते हैं, कहीं पर मैदानी क्षेत्र बन जाता है, कहीं पर मरुस्थलीय क्षेत्र बन जाता है, कहीं पर तटीय मैदान है। तो ये अब आपको ये 2 चीजें याद रखनी है कि प्रायद्वीप में पठार प्राचीनतम भाग है और यह नवीन स्थलाकृतियां हैं। अब हिमालय पर्वत श्रृंखला, इसका वर्णन अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे इसका अध्ययन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और ये आप याद कर लेना, इसमें जितने भी मैंने ये पॉइंट बताए हैं ये सारे आपके याद होने चाहिए।